हेलो बच्चों। तो आज रहेगा अपना धुआं सीरीज का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। इसका पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। दिस विल बी द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस धुआं सीरीज। ओके, चलिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर वी स्टडी अबाउट क्या रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस है ना, और उसकी स्पॉन्टेनिटी किस किस वजह से आ रही है उस सब चीज के बारे में। तीसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ना। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, और यही एस्पेक्ट्स हमारे चैप्टर्स के ऑन थ्रो पूरे के पूरे टॉपिक्स भी बनेंगे। ओके, तो we'll be starting with the first topic which is rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction क्या होता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि हमेशा रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है मींस रिएक्टेंट टूटेगा और क्या बनेगा, एक नया स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज को समझना है। अब जब रिएक्टेंट टूटता है और प्रोडक्ट में चेंज होता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चेंज हो रही होती है प्रोडक्ट में, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है तो रिएक्टेंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रिएक्टेंट व्हाइल द फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट विल बी इन द डिक्रीजिंग फेज वेयर एज प्रोडक्ट विल बी इन द इंक्रीजिंग फेज। अब ये सब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही होती है रेट। रेट क्या होता है, व्हेन यू आर सीइंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाती है, उनकी रिस्पेक्टिव रेट कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की, तो व्हाट विल बी द रिएक्टेंट्स रेट, रिएक्टेंट की रेट हो जाएगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाती है, उसकी रेट कहलाती है। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं ना, तो याद रखिएगा अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन को बताया, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाता है। तो जब अपन रिएक्टेंट की रेट लिखते हैं तो उसके आगे हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि वो रिएक्टेंट की रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की रेट की, तो सिंस प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, हमेशा इन द सेंस जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं तो हमेशा बढ़ते रहता है, तो रिएक्टेंट की रेट के बाद जब प्रोडक्ट की रेट की बात करेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये बताता है हमको कि रेट क्या है फॉर प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम इज द डेफिनेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, फॉर रिएक्टेंट इट डिक्रीजेस, फॉर प्रोडक्ट इट इज इंक्रीजेस। तो अब अपन देखेंगे इसके बाद कि टाइप्स ऑफ रेट क्या है हमारे पास। तो हमारे पास दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो उन सब चीजों को समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं जी। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अच्छा इनके बारे में समझने से पहले हमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल विच द रिएक्शन टेक्स, जो रिएक्शन एक रिएक्शन होने के लिए जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, सोडियम को पानी में डाल दो एकदम वायलेंट रिएक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, कुछ होते हैं मॉडरेट टाइप के रिएक्शन जो ना ज्यादा कम ना ज्यादा है ना टाइम लेते हैं, मतलब नॉर्मली थोड़ी देर में रिएक्शन हो जाता है। जैसे आप है ना देखते होगे अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहां पर क्या होता है बहुत जल्दी है ना न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इतना ऐसा बहुत एजेस ऑफ टाइम में लगता है। तीसरे होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर सिचुएशन ये है कि उनमें काफी लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम लगता है। जैसे रस्टिंग देखा होगा आपने, रस्टिंग टेक्स मोर देन अ मंथ, मोर देन अ ईयर समटाइम्स। तो सच काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर टाइम इंटरवल व्हिच दे टेक्स फॉर कंप्लीटिंग अ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास तीन ही रिएक्शन है और उन्हीं को हमने इसमें एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में क्लासिफाई करना है।
तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ टाइम लगता है, उसके लिए जब रेट निकाला जाता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लिख भी रहा है अप्लाइड फॉर द रिएक्शन टेकिंग वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहाँ अप्लाई होगा? ये उन सब रिएक्शंस के लिए अप्लाई होगा जिनमें कम से कम इंटरवल ऑफ टाइम लगता हो, ठीक है। इसीलिए इसमें है ना चेंज नहीं बताते, इसमें हम डिफरेंशियल इंक्लूड करते हैं डी। तो जब ऐसा लग रहा हो डिफरेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, तो दैट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट रेट ऑफ रिएक्शन है बिकॉज वी कैन नॉट सी द रिएक्शन विच इज इंस्टेंटेनियस। तो दिस इन सच केसेस हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं इन सबको, बट दिस रिएक्शन इज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बिकॉज यही हमारा एक मेजर एस्पेक्ट है जो हमको चेंज दिखाने में मदद करता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उन सभी रिएक्शंस के लिए इंक्लूड किया जा सकता है जो मॉडरेट टाइम लेते हैं या बहुत कम टाइम इंटरवल लेते हैं, क्योंकि वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आसानी से देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अप्लाइड दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर द रिएक्शन टेकिंग मॉडरेट और वेरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता हो या मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता हो तो कौन सी रेट निकाली जाती है? एवरेज रेट। इसके लिए हम चेंज लिखेंगे, तो इसलिए हमने डेल्टा का निशान लगाया है। तो रेट फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। और इसके लिए कैसे चेंज दिखाई देगा हमको? डेल्टा चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं। अब अपन देखते हैं रेट एक्सप्रेशन को, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सिंस हम जो भी जानते हैं कि जितना रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट में से चेंज होता जाएगा वो प्रोडक्ट बनता जाएगा। मींस जितना डिक्रीमेंट इन रेट ऑफ रिएक्टेंट है उतना इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इट इज इक्वल एंड अपोजिट, हम जानते हैं। तो अपोजिट के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं रिएक्टेंट साइड, और अपोजिट और इक्वल है तो प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी वो सब क्या होंगी? सेम। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, ओके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेट एक्सप्रेशन। अब हम जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्टेंट होते हैं और उनसे क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। मान लेते हैं ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके सी और डी बनाया। फिर हम क्या करते थे? अगला स्टेप हम बैलेंस कर देते हैं। तो हम बैलेंस करते हैं तो कुछ कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट का मतलब मॉलिक्यूलर मेजरमेंट वाले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, 11th में हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो जैसे मान के चलिए ए के साथ ए है, बी के साथ बी है, छोटा छोटा हमने डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हमने लिख दिया। देन हम रेट लिखते हैं। तो हम जानते हैं रिएक्टेंट की रेट हमेशा डिक्रीज होगी, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और क्योंकि रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज होती है तो हमने माइनस लगा दिया। सिमिलरली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और हमने क्या करा? इनके आने प्लस रखा। बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि यहाँ पर हमने 1/1 हमने रख रखा है कोएफिशिएंट्स को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तो टोटल कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रहा है। ए इज बेसिकली मीनिंग कि जो इसकी रेट है ये टोटल की रेट है, और मुझे अगर 1 मोल की रेट निकालनी है, वही इक्विवेलेंसी आपस में रखी जाएगी। अगर मुझे 1 मोल वैल्यू की रेट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए मेरे पास ये, मैं बोलूं कि 2 मोल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बच्चे? 28 आ रही है, और मुझे 1 मोल की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या मजबूरी है? मेरे पास मजबूरी है जितने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है ये उसी से उसे डिवाइड कर दिया जाए। तो सिमिलरली हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है? a इंटू ए। मुझे बस a की 1 मोल ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं इसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 मोल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा? 1/a डेल्टा चेंज इन t अपॉन डेल्टा चेंज इन a अपॉन डेल्टा t। इस तरीके से 1/b 1/c एंड 1/d, ये आपस में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तो हमने इनको इक्वेटेड कर दिया है। और ये क्या कहलाता है? रेट एक्सप्रेशन फॉर ए रिएक्शन। लेट्स से एन एग्जांपल, जैसे मैं लिखना चाहूँ अगर रेट एक्सप्रेशन किसी रिएक्शन का, है ना, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2। मेरा एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके मेरे को क्या बनाते हैं? H2। अब मैं क्या करूंगा? दूसरा काम, मेरे को इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन कितने? 2 करने हैं, तो 2 कर दिए।
हाइड्रोजन की तरफ 4 है तो 4 कर दिया। एक था सिंपल, एक बहुत बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट है तो 1/2 किया, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाया, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt विच विल बी इक्वल्स टू -1/1 तो 1 ही होता है, तो इसके लिए अपन को करने की जरूरत नहीं है, अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इधर सब प्लस हो जाएगा 1/2 डेल्टा चेंज इन H2O अपॉन डेल्टा t। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे को इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा है ना, अब ये क्या है बेटा, ये रेट जो है ना, मतलब रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसे अपन ऐसे कलेक्टिवली कहना चाहें तो ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, ठीक है, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस। और सिंस प्रोडक्ट क्या होंगे, बनेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम दिए जाते हैं और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और आपको दे दिया जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर, तो ये दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे हौच पौच करके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कुछ नहीं, आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल दिया तो नेगेटिव नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही मुंह से बोल रहा है कि वो रेट किसका है, डिसअपीयरेंस। अगर अकेला रेट होता तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ता, लेकिन अगर वो बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो क्या जरूरत है नेगेटिव लगाने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपना चैप्टर का पहला पार्ट है जहाँ से एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, ये रेट एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, फिर भी अगर कुछ हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। विल मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना रेट लॉ, ये इसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और फिर अपन पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये अपना लास्ट पार्ट भी रहेगा इस पूरे पार्ट 1 का। तो विल बी मूविंग टुवर्ड्स रेट लॉ। आई रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the power of their stoichiometrical coefficient at standard temperature and pressure। मतलब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, लेट से ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ ही साथ क्या करना है, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट, मतलब जो भी इनकी बैलेंसिंग आई है उनको क्या करना है, उसकी पावर में आपको रखना है उसी इक्वेशन के अंदर। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रेट लॉ। अब रेट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो विल ऐड अ कांस्टेंट, वो क्या है के क्या है, रेट कांस्टेंट, वो ऐड करते हैं और हमारी क्या बन जाती है, रेट इक्वेशन। इसे अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेट एक्सप्रेशन, अब ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखनी है, ये ज्यादा है ना प्रोबेबल है एज कंपेयर टू रेट एक्सप्रेशन, ये ज्यादा इफिशिएंट है रेट एक्सप्रेशन के। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, अगर आपको डायरेक्टली आपको ये सब लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, बट हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप और रिएक्शन इज टेकिंग। उसके बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स लगती हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और मल्टीपल स्टेप का मतलब है मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टीपल रिएक्शन का मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट्स, मल्टीपल रिएक्टेंट का मतलब है मल्टीपल रेट इक्वेशंस। तो रेट इक्वेशन मल्टीपल क्रिएट हो जाएंगी, तो उससे अपने को, है ना, अलग अलग रेट इक्वेशन बनेगी, तो उससे अपने को रेट निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन लिखेंगे तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखेंगे, और जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे उसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। उसके लिए एक
तरीका यूज होता है जिसको अपन कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हर रिएक्शन, हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेप जरूर होती है जो सबसे स्लोएस्ट मानी जाती है, और उस स्लोएस्ट स्टेप से जो रेट निकलता है वो मोस्ट प्रोबेबल रेट माना जाता है। तो उस स्टेप को अपन कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और उसकी जो रेट लिखी जाएगी दैट रेट विल बी मोर कॉम्प्लीमेंट्री, मोर प्रोबेबल, है ना, देन रेस्ट अदर रिएक्शंस रेट। ठीक है, तो जो भी रिएक्शंस की रेट होंगी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान के चलिए 4 स्टेप है, उनमें से एक स्टेप स्लोएस्ट है, तो उस स्लोएस्ट स्टेप की रेट निकाल लो, वही क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल रेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स की रेट निकालते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट निकालने के लिए हमको नीडेड होती है सबसे स्लोएस्ट स्टेप की, एंड सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ये भी रिएक्शन किया है इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने जो बैलेंस कर लिया, क्या करना है, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके ऊपर, देन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन और उसके ऊपर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली रेट एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए। इस तरीके से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो A और B है इनका एक अलग इंपॉर्टेंस है, और यही इंपॉर्टेंस चैप्टर की खासियत को डिस्क्राइब करेगा। आगे इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट बनेगा वो इस A और B की बदौलत ही बनेगा। ठीक है, ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो ये A और B का समेशन हमको ऑर्डर देता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता। तो याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अपना पार्ट 2 ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पर रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि उससे पेपर में आने के चांसेस 100% है। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक 12 सालों में कि उस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए हर चैप्टर का, जैसे मैं बताता हूँ कि एक पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है जिससे बोर्ड्स में आने के चांसेस 100% है, क्योंकि हम PYQ देखते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो उधर से हमें थोड़ा सा अंदाजा है। जैसे सॉल्यूशन का एक पार्ट था अपना, पार्ट नंबर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे ऐसा होता ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए, तो वो एक मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन एंड गैल्वेनिक सेल, उससे ऐसा होता ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए। ऐसे ही अपने जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बोर्ड्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो विल बी डूइंग दैट पार्ट। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।